सो हेलो गाइस। सो आज आप लोग का एस पी एम बेबी का पेपर था। तो पेपर का हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन तो बी वाला हमको थोड़ा अजीब लगा जो एम सी क्यू में आया था। ठीक है, बट ठीक है, उसको भी किया है, देखो क्या होता है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ। इसका आंसर होगा ए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस हम लोग किसका देखते हैं, नॉर्मली ह्यूमंस का, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो वन का ये होगा। टू बात करते हैं, विच मॉडल हैज़ अ टैक्टिकल ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर होगा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, टू का भी। फिर थ्री बात करते हैं, मूरा एंड मूरी रिफर्स टू डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। इसका होगा आंसर अनइवेननेस एंड ओवरबर्डन। ठीक है, थ्री का भी। फोर का बात करते हैं, कब जब प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है तो उसको ब्रेक इवन बोलेंगे। ठीक है, फोर का भी। फाइव बात करते हैं, विच टाइप ऑफ रिस्क इज एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन सेलिंग एन एसेट क्विकली विदाउट अ प्राइस डिस्काउंट। इसका आंसर होगा लिक्विडिटी रिस्क, फाइव का ए। सिक्स में डायरेक्टली हम लोग को निकालना था, क्या था, सी ए पी एम मॉडल से थर्ड। ठीक है, आर एफ दिया हुआ है 7.5%, जहाँ पे मार्केट रिटर्न है 15%। ठीक है, मतलब मार्केट प्रीमियम क्या हो गया, 7.5% ही हो गया। 15 में से 7.5 किया तो ठीक है। और बीटा दिया 1.2, तो हम लोग को निकालना रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आ जाएगा आपका 16.5%। ठीक है, इसमें बात करते हैं, इसमें हमको निकालना है कि व्हाट इज़ द कंपनी स्टॉक प्राइस सेवन में। ठीक है, तो बुक वैल्यू कॉमन इक्विटी का है 100 करोड़, मार्केट वैल्यू एडेड है 24 करोड़, तो डिवाइडेड बाई 50 लाख कर देंगे तो आ जाएगा आपका 248, आंसर सेवन का सी। ठीक है, एट बात करते हैं, एट में क्या है तुम्हारा, हाँ एट में बात करते हैं, अगर कंबाइन एंटिटी का वैल्यू ज़्यादा है, सम ऑफ इस हर एक इक्वल, मतलब हर एक एंटिटी का वैल्यू ऐड करके कंबाइन मतलब कंबाइन एंटिटी का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनर्जी बोलते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू जो क्रिएट होता है। ठीक है, एट का सी होगा। नाइन में बात करते हैं, यहाँ पे पोस्ट बायबैक पर शेयर निकालने बोला है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर देखो, क्लोजिंग ईयर में कितना है, 10 लाख शेयर्स है। ठीक है, 20 लाख नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। द कंपनी डिसाइड टू रीपर्चेज 20% शेयर एट 32 इफ़ द पी रेशियो अनचेंज आफ्टर रीपर्चेज द पोस्ट बायबैक प्राइस। देखो, प्राइस तो नहीं दिया हुआ, तो प्राइस हम वही मानेंगे कि कंपनी जो बायबैक किया है तो वो मार्केट प्राइस पे किया है, तो मार्केट प्राइस है 32 रुपया, और तुम्हारा अगर तुम देखेगा ईपीएस कितना बनेगा, ईपीएस बनेगा 20 लाख जो नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 10 लाख, 2 रुपया बनेगा ईपीएस। ठीक है, तो पी रेशियो क्या हो जाएगा 32/2। ठीक है, 16 हो जाएगा पी रेशियो। ठीक है, 16 हो जाएगा ईपीएस। अब बात करते हैं पोस्ट बायबैक ईपीएस निकालो। तो हम कमाते थे 20 लाख, और बायबैक करने से थोड़ा ना ज़्यादा कमा लेंगे, तो 20 लाख अभी भी कमाएंगे, और लेकिन अभी इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा मेरा, 8 लाख हो जाएगा, क्योंकि हम 20% रीपर्चेस कर चुके हैं। तो 20 लाख/8 करेंगे तो मेरा आ जाता है 2.5 ईपीएस। ठीक है, तो मेरा पी रेशियो हमेशा से सेम रहेगा। तो पी रेशियो अगर 16 है, और अगर मेरा पोस्ट बायबैक ईपीएस कितना है 2.5 है, तो एमपीएस निकल जाएगा 16 इंटू 2.5 करने से, तो आ जाएगा 40 रुपया, 19 का ए। ठीक है, 20 बात करते हैं, वहाँ मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट निकालना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वारंट का प्राइस निकालना, करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक करते हैं 20 माइनस एक्सरसाइज प्राइस 15 है, तो 5 इंटू एक्सचेंज रेशियो जो भी होता है, एक्सरसाइजिंग रेशियो वो करते हैं, तो 1.1 ही दिया हो तो आंसर 5 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 का बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बी नंबर, बी केस सिनेरियो था। ठीक है, ठीक है, केस सिनेरियो तो हम किया है, लेकिन सबसे पहले हम 15 कर लेता है। 15 में इक्विटी मल्टीप्लायर दिया हुआ 2.5, आरओई निकालना है, तो आरओई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आरओ का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन एसेट इंटू तुम्हारा इक्विटी मल्टीप्लायर दिया हुआ 2.5, तो रिटर्न ऑन एसेट हमको ऊपर से निकालना है। रिटर्न ऑन एसेट तुम देखिएगा तो नेट इनकम बाई 25 करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा रिटर्न ऑन एसेट। ठीक है, उसको फिर इंटू करना होगा तुमको किससे, ऑब्वियसली इक्विटी मल्टीप्लायर से आ जाएगा तुम्हारा 30%। ठीक है, आंसर 15 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये केस सिनेरियो का। केस सिनेरियो रिलेटेड टू एक कंपनी है जिसका लास्ट ईयर से ज़्यादा इस बार लॉस वगैरह होके है। ठीक है, उसका कारण मेनली ये लोग बोल के रखा है कि इसका लेबर कॉस्ट बढ़ जा रहा है, इसका मशीन बहुत बार रुक जा रहा है, डाउन टाइम हो रहा है, और एक तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, मतलब सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं, जिसके कारण उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। यही तीन चीज़ से इसका क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये सब चीज़ कम हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ 14 में चलते हैं। तो 14 का क्वेश्चन देखोगे तो अगर कंसीडरिंग द ट्रेंड इन ग्रॉस मार्जिन एंड ऑपरेटिंग मार्जिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट
पॉसिबल रीज़न फॉर द कंपनी, जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल रीज़न क्या है, तो हमको लगता है कि इसका पॉसिबल रीज़न है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू आउटडेटेड मशीनरी होगा। क्योंकि देखो 3 चीज़ इसका मेन कारण है। देखो ये वाला क्वेश्चन पूरा इसमें हो सकता है ओपिनियन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, बट हमको जहाँ तक लगा प्राइमा फेसी एनालाइज करके, ठीक, तो इसका कारण 3 ही है जो इसका लॉस होता है। इसका लेबर कॉस्ट है, इसका सप्लायर का डिस्टर्बेशन, और एक है तुम्हारा डाउन टाइम। तो हम सोचे कि डाउन टाइम हो रहा है, डाउन टाइम का कॉस्ट तो लगता ही है, मशीनरी अगर बैठ गया तो वो तो कॉस्ट लगता है, प्लस उसके साथ साथ लेबर का आइडल टाइम भी लगता है। तो हमको लगा कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट भी लग रहा है इनडायरेक्टली। अगर मशीन बैठ जाएगा तो लेबर क्या करेगा, तो हाई मशीनरी कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आउटडेटेड मशीनरी होगा हमको लगता है, ठीक है। उसके बाद 13 बात करते हैं। अगर 13 बात करते हैं जहाँ पे एवरेज बोल रहा है कि एवरेज डाउन टाइम 10% है, पीक में 15% है, तो कौन सा स्ट्रैटेजी मोस्ट इफेक्टिव होगा। तो इफेक्टिव होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्टिव, मतलब वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करो ताकि हम पहले से पता लगा ले कब रुकेगा। तो होता है ना, पहले से ही बुला लिए क्या बोलते हैं जो रिपेयर वगैरह करता है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इंक्रीज लेबर आवर करके फ़ायदा नहीं है, लेबर आवर करोगे तो कॉस्ट तो बढ़ रहा है, डाउन टाइम का कॉस्ट तो एनी हाउ लगता ही है। अगर 13 का हम बात कर रहे हैं, 13 का आंसर ए होना चाहिए, बी नहीं होगा। क्यों, हमको लगता है कि लेबर आवर अगर बढ़ाओगे तो लेबर कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, बट डाउन टाइम तो रुक नहीं रहा ना, डाउन टाइम फिर से होगा, फिर से कॉस्ट लगेगा, और तो वो होगा। और मेरा थर्ड में बोल रहा है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्शन लाइन, तो ये भी हमको सही नहीं लगा। क्योंकि अगर तुम्हारा कॉस्ट तुमको कम करना है तो तुम थोड़ा ना एक लाइन ही बंद कर देगा। तुम्हारा मेन रीज़न है तो तुम्हारा लेबर कॉस्ट है, मटेरियल सप्लाई है, प्लस डाउन टाइम, इसी तीनों को कॉस्ट, इसी तीनों में तुमको काम करना पड़ेगा, ना कि हम दूसरे लाइन को ही बंद कर दे और ठीक है। तो 13 का हमको लगता है ये ठीक है। ठीक है, तो बच गया आप सिर्फ 2, 11 और 12। 11, 12 में बात करते हैं, अगर कंपनी को नया मशीनरी में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा आउटकम आएगा। नया मशीनरी इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली नया मशीनरी में तो डाउन टाइम नहीं होगा ना, नया मशीनरी थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो डाउन टाइम कम होगा, और प्लस इनकी इंक्रीज़ होगा आउटपुट पर मशीन आवर, ठीक है। मशीन आवर तो ऑब्वियसली पर आउटपुट ज़्यादा देगा क्योंकि नया मशीन है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ऑप्शन थोड़ा ना, मशीन नया तो पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स होगा हर चीज़ में। और बात करते हैं 11 का। 11 में क्या बोल रहा है, विच स्ट्रैटेजी वुड लाइकली हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सुप्रीम्स ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है। तो इसका कौन सा स्ट्रैटेजी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिवली, ठीक है। तो हम तो अगर हम डी नंबर देखें, इम्प्लीमेंटिंग प्राइस एडजस्टमेंट टू अलाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। देखो यहाँ पे हमको कहीं भी प्राइस रिलेटेड तो दिखा नहीं कि कंपनी प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा कर रहा है। तो इसका मेन कंसर्न है, अगर मेन कंसर्न ही है कॉस्ट, तो हम प्राइस को कम बेसी करके क्या करेंगे, हमको वो लगता है, ठीक है। तो ये लगता है कि पॉइंट नंबर डी तो नहीं होगा। पॉइंट नंबर ए का बात करते हैं, रिड्यूस ओवरहेड थ्रू एनर्जी सेविंग मेजर, ठीक है। फिर बी है इंक्रीजिंग आउटपुट पर लेबर आवर, ठीक है। तो इसका हमको ऑप्शन जो लग रहा है वो इसमें बेसिकली इसका लग रहा है सी, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बाय फाइंडिंग अल्टरनेटिव सप्लायर्स, ये लग रहा है। क्योंकि आउटपुट पर लेबर आवर हम कैसे बढ़ाएंगे, अगर देखो, अगर जो प्रोडक्शन अगर मशीन ओरिएंटेड है तो लेबर का आउटपुट कैसे बढ़ेगा, जब मशीन पूरा अच्छे से काम करेगा, मशीन ही बैठ जाएगा तो एफिशिएंसी भी डाउन होगा ना लेबर का, सेम एफिशिएंसी नहीं करना, बार बार अगर डिस्टर्बेंस होगा, मशीन बार बार रुक जाएगा, तो फिर वो इशू आएगा। तो लग रहा है कि सी होगा, ठीक है। बट स्टिल जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा वो तो फिर सजेस्टेड आंसर में पता चलेगा। इसका थोड़ा डाउट है, जो 11 to 15 में दो ही में डाउट है, 11 और 12 में समथिंग, बाकी सब तो लग रहा है सही है, ठीक है। और बाकी ऊपर वाला क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। और किसी को किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना, ठीक है। एंड फाइनली आप लोग का एग्जाम्स खत्म हो गया, ठीक है, एग्जाम्स खत्म हो गया। तो जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया डेफिनेटली एंजॉय करो, जिसका नहीं भी अच्छा गया ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो और होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।